नमस्कार, मैं अनुज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। पिछली वीडियो में मैंने अलाउद्दीन खिलजी का जो आधा भाग है वो पढ़ाया था, तो आइए वहां से ही शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी भाग 2। इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के समय होने वाले प्रमुख विद्रोह, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली और अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार प्रणाली के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, होता यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 प्रमुख विद्रोह हुए थे और इन विद्रोह को दबाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश भी जारी किए थे। तो अलाउद्दीन के समय सबसे पहला जो विद्रोह होता है ये था नवीन मुसलमानों का विद्रोह। अब सवाल उठता है कि ये नवीन मुसलमान थे कौन। तो मैंने आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विषय में जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ। हुआ ये था कि जब दिल्ली पे मंगोलों का आक्रमण हुआ तो बहुत सारे मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इन्हें मंगोलापुरी नामक स्थान पर बसाया गया। मतलब एक स्थान पर इन्हें बसाया गया था और उसका नाम जो है मंगोलपुरी ही हो गया था। आज दिल्ली में ये मंगोलपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो मंगोलपुरी जो जगह है दिल्ली में, ये मंगोल थे जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और ये ही नवीन मुसलमान भी कहलाए। अब हुआ ये कि जिस समय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात अभियान किया गया, तो गुजरात अभियान के समय नवीन मुसलमानों के द्वारा विद्रोह किया गया। विद्रोह का कारण ये था कि ये जो गुजरात विजय से जो संपत्ति लूटी गई थी उसमें संपत्ति में हिस्सा मांग रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया, जिसके कारण इन व्यक्तियों के द्वारा यानी कि इन नवीन मुसलमानों के द्वारा विद्रोह किया गया था। अब इस विद्रोह में होता क्या है, इस विद्रोह में जो नसरत खां है इसका भाई भी मारा जाता है और बाद में नसरत खां के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि नवीन मुसलमानों का विद्रोह कब हुआ। तो नवीन मुसलमानों का विद्रोह 1299 में गुजरात विजय के बाद हुआ था और इस विद्रोह को नसरत खां या कहीं कहीं नुसरत खां, इसका पूरा नाम है नुसरत खां जलसेरी, इसके द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। इसके बाद जो अगला विद्रोह होता है यह है अख्त खां का विद्रोह। अब अख्त खां कौन है? अख्त खां अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा है। इसने भी ऐसे ही काम किया जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, तो ये बंदा भी अपने चाचा की हत्या करके गद्दी प्राप्त करना चाहता था। लेकिन इस विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दबा दिया गया और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना भतीजे यानी कि अख्त खां की हत्या कर दी। ठीक है, और ये जो विद्रोह हुआ ये 1301 में हुआ था। ये विद्रोह रणथंबोर अभियान के दौरान हुआ था, तो ये भी आप नोट रखेंगे। 1301 में रणथंबोर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे अख्त खां के द्वारा विद्रोह किया गया था और इसमें मलिक दिनार की हत्या हो गई थी, तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद उमर, अगला जो विद्रोह होता है उमर। अब उमर कौन है? ये है अलाउद्दीन खिलजी का भांजा। अलाउद्दीन खिलजी का भांजा था और ये बदायूं का इख्तेदार भी था। इख्तेदार को सूबेदार भी कहा जाता है। इसी के साथ मंगूर है, मंगू भी बोला जाता है, मंगू खां कह सकते हो आप। यहाँ पे मंगू, इसे आप ऐसे लिखेंगे मंगू खां। तो मंगू खां के मतलब मंगू खां के द्वारा भी इसी समय विद्रोह हुआ। तो उमर और मंगू खां का जो विद्रोह हुआ ये लगभग एक साथ हुआ था। उमर मैंने आपको बताया है ये अलाउद्दीन खिलजी का भांजा है और अलाउद्दीन खिलजी अपने भांजे की भी बाद में क्या करा देता है, हत्या करा देता है। इसके बाद चौथा जो विद्रोह हुआ ये विद्रोह है हाजी मौला का विद्रोह। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय सिद्दी मौला का विद्रोह हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी के समय हाजी मौला का विद्रोह हुआ। अब हाजी मौला ने क्या काम किया? हाजी मौला ने इल्तुतमिश के परिवार के किसी सदस्य को दिल्ली पे मतलब बैठाने का प्रयास किया था और उसे शाहजहां की उपाधि भी प्रदान की थी। तो हाजी मौला के विद्रोह को भी अलाउद्दीन खिलजी ने दबा दिया था। तो ये 4 विद्रोह हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए हैं, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है, जब बार बार अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह होते हैं तो विद्रोह के बाद अलाउद्दीन खिलजी ये जांच करने का प्रयास करता है कि विद्रोह का कारण क्या है। तो उसे पता चलता है कि कारण क्या है कि दिल्ली में लोग जो है शराब पीते हैं और जब ये एक साथ मतलब बहुत सारे अमीर एक साथ आपस में बैठ कर शराब पीते हैं तो उस समय सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने की जो है नीति बनाते हैं। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 4 अध्यादेश जारी किए गए। अब ये 4 अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या है आप ये देखिए। पहला जो है
अमीरों की संपत्ति, धार्मिक व भूमि अनुदान जब्त, यानी कि जो अमीरों ने इलीगल संपत्ति इकट्ठी कर रखी थी वो सारी संपत्ति जो है अलाउद्दीन खिलजी जब्त कर लेता है और इस संपत्ति को खालसा भूमि में परिवर्तित कर देता है। अब खालसा भूमि क्या है? खालसा भूमि ऐसी भूमि कहा जाता है जो सीधे केंद्रीय नियंत्रण में होती है। देखिए इस समय आप ये समझिए कि इस समय क्या है, एक तो केंद्र सरकार के अधीन जो भूमि है ये है खालसा भूमि, और एक सूबेदारों के जो अधीन भूमि है इन्हें इक्तेदार कहा जाता है। तो इक्तेदार के अधीन जो भूमि होती है एक इस प्रकार की भूमि है। तो जो केंद्र सरकार के अधीन भूमि है इन्हें खालसा भूमि कहा गया है। तो इसने क्या काम किया, अमीरों की संपत्ति को खालसा भूमि में कन्वर्ट करा दिया। इसके अलावा धार्मिक, इस समय क्या था, पिछले सुल्तानों ने काफी धार्मिक अनुदान प्रदान किए थे, इन्हें वक्फ कहा जाता है। आपने आज भी सुना होगा कि वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड ये है कि वक्फ के द्वारा होता यह है कि किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए जो भूमि दान की जाती है उसे वक्फ कहा जाता है। तो इसने ऐसी जो भूमि धार्मिक उद्देश्य के लिए प्रदान की गई थी उसको भी क्या कर लेता है, उस भूमि को भी खालसा भूमि में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका पहला अध्यादेश है। तो आप अच्छी तरीके से नोट करें, अमीरों की संपत्ति व धार्मिक भूमि अनुदान क्या की है, जब्त। इसके बाद दूसरी जो है गुप्तचर प्रणाली का इसने गठन किया। देखिए सल्तनत काल में सबसे पहले गुप्तचर प्रणाली जो बनाई है ये बनाई थी बलबन ने, और बलबन ने इसके लिए एक विभाग बनाया था, दीवान ए बरीद। बरीद जो है गुप्तचरों को कहा गया है। तो इसने क्या किया, इस व्यवस्था में यानी कि गुप्तचर प्रणाली में सुधार किया और गुप्तचरों को इस समय मुनहियान कहा जाता है। मैं यहां पे लिख देता हूं मुनहियान, ठीक है। तो गुप्तचरों को क्या बोला जाता है यहाँ पे, मुनहियान। तो गुप्तचरों का गठन किया। गुप्तचरों का गठन इस वजह से किया कि साम्राज्य में कोई व्यक्ति किसके खिलाफ, अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ कोई विद्रोह न करे, अगर करे तो उसकी सारी जानकारी अलाउद्दीन खिलजी के पास आती रहे। अब इसके बाद है दिल्ली में मद निषेध। मद बोलते हैं शराब को। तो दिल्ली में शराब को बैन करने वाला संभवतः इस समय मतलब सल्तनत काल के समय ये पहला शासक है। लेकिन बर्नी इसके विषय में लिखता है कि दिल्ली में जो है ये पूर्ण रूप से इंप्लीमेशन में नहीं लाई गई थी। मतलब हुआ ये कि पहले तो जब मद निषेध हुआ तो जितनी भी शराब थी वे एक कुआं खुदवाया गया दिल्ली के बाहर और उसमें सारी शराब भर दी गई। लेकिन फिर भी लोग जो है शराब पीने के लिए दिल्ली से दूर जाने शुरू कर दिए। लोगों ने मतलब शराब पीने के लिए दिल्ली से दूर जाना शुरू कर दिया। तो फिर अलाउद्दीन ने थोड़ी सी ढील दी कि सार्वजनिक स्थानों पर आप शराब नहीं पी सकते, लेकिन घरों में शराब पी जा सकती है। तो ये जो मद निषेध है ये कंप्लीटली इम्प्लीमेशन में नहीं इम्प्लीमेशन नहीं हुआ था, यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था, ठीक है। इसके बाद है अमीरों के मेल मिलाप पर रोक। अब इसमें क्या है, इसमें यह होता था कि जब एक अमीर दूसरे अमीर से मिलता था तो ये अमीर एकत्रित होकर सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करते थे। तो इसने क्या काम किया, इसने ऐसी जो है अमीरों के जो मेल मिलाप है इन पर रोक लगा दी और यहाँ ऑर्डर ये भी दिया कि अगर कोई शादी करेगा तो पहले सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश थे जो किसके खिलाफ जारी किए गए हैं, जो विद्रोहियों के एक तरीके से खिलाफ जारी किए गए थे, यानी कि साम्राज्य में विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ ना हो, इस वजह से ये 4 अध्यादेश जारी किए गए। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत देखिए सल्तनत काल में सबसे पहले बलबन ने राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसने कहा था कि ईश्वर के बाद पृथ्वी पे, ईश्वर और पैगंबर के बाद पृथ्वी पे सुल्तान ही सब कुछ होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी और बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है लगभग एक सा है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है बलबन उच्च जाति में विश्वास रखता है, वो कुलीन तंत्र में विश्वास रखता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कुलीन तंत्र में विश्वास नहीं रखता, वो योग्यता में विश्वास रखता है। तो आप यहां डिफरेंट करें, अच्छा क्वेश्चन है। बलबन कुलीन तंत्र में विश्वास रखता है और अलाउद्दीन खिलजी केवल योग्यता में विश्वास रखता है। अदरवाइज दोनों का जो राजत्व का सिद्धांत है वो लगभग एक सा है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो सम्राट है इसे सर्वोच्च माना है। तो ये है राजत्व का सिद्धांत। अब अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये राजत्व का सिद्धांत अमीर खुसरो के द्वारा दिया गया था,
ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की भी उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता था कि जिस प्रकार सिकंदर ने संसार में अपना नाम कमाया है, विश्व को जीतने का प्रयास उसने किया है, इसी प्रकार इसने भी कहा कि मैं भी क्या करना चाहता हूं, मैं भी पूरी विश्व को जीतना चाहता हूं। कारण यह है कि इसने ये कहा कि जिस प्रकार पैगंबर मोहम्मद साहब के 4 बाद में जो खलीफा हुए पवित्र थे, इसी प्रकार मेरे भी 4 महान सेनापति हैं। अब इसके 4 महान सेनापति कौन है? देखिए एग्जाम में आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान से अच्छी तरीके से नोट करेंगे। ये 4 सेनापति हैं। पहला है अल्मास बेग। अल्मास, ये क्वेश्चन आया था कि इनके ओरिजिनल नाम को क्या करना है, मैच करना है, यानी कि जोड़े मिलाने वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं, तो एक तरफ नाम दिया हुआ था, एक तरफ वास्तविक नाम और एक तरफ उपाधि दी हुई थी। तो 4 सेनापति कौन है? पहला है अल्मास बेग और इसका नाम जो है उलूग खां, सॉरी अपोजिट बोलिए मैं, अल्मास बेग जो है ये नाम है, उपाधि उलूग खां की है, ठीक है। इसके बाद है नसरत जलसेरी, तो नसरत जलसेरी को क्या कहा गया? नसरत खां कहा गया। इसके बाद है मलिक यूसुफ, ये है भाई, थोड़ा सा ऐसी है राइटिंग मेरी, तो मलिक यूसुफ को क्या कहा गया है? जफर खां कहा गया है। और संजर जो है ये कहता है अल्प खां। तो ये आप नोट करेंगे, ये 4 सेनापति हैं। इन 4 सेनापति के दम पे ये विश्व विजय करना चाहता था, लेकिन अलाउ मुल्क, यहाँ पे नाम, ये यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये नाम है अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क ने ऐसा करने के लिए मना किया। इसने कहा कि ये कार्य जो है, ये कार्य आप रहने दो, सबसे पहले आप भारत को ही जीत लो। ये भारत जीतने का जब अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया तो उसे ये पता चला कि ये कार्य वास्तव में आसान कार्य नहीं है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, लेकिन अलाउल मुल्क के सुझाव के बाद उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार है। तो प्रशासनिक सुधार में क्या करता है बंदा? प्रशासनिक सुधार में एक नवीन पद का गठन करता है, इसका नाम है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत का कार्य क्या होता था? व्यापारियों पर नियंत्रण रखना। यानी कि क्या है, इस समय देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग व्यवस्था लागू की थी। जैसे आज वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा राशन दिया जाता है, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी साम्राज्य में राशनिंग व्यवस्था लागू की थी। तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, राशनिंग व्यवस्था लागू करने वाला पहला जो सुल्तान है सल्तनत में, ये है अलाउद्दीन खिलजी। और इसने क्या किया? बाजारों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। आगे हम भी पढ़ेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली, मतलब बाजारों में कीमत बढ़ ना जाए, इसके लिए इसने विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो ऐसे ही इसने एक पद बनाया था जिसका नाम था दीवाने रियासत, और इसका कार्य है व्यापारियों पर नियंत्रण रखना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा बरीद ए मुमालिक, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया है कि बरीद ए मुमालिक क्या है? एक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता है। हालांकि देखिए बरीद ए मुमालिक जो ये विभाग है, दीवाने बरीद विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी, लेकिन इसमें सुधार करने का जो प्रयास है ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो इसने एक पद बनाया बरीद ए मुमालिक, और ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख, ठीक है। इसके बाद क्या करता है? देखिए यहाँ पे सैन्य सुधार भी हुआ। अब इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले जो सेना है वो स्थायी सेना नहीं होती थी। सुल्तान लोग क्या करते थे? उनके अधीन जो सूबेदार थे, सूबेदारों के पास जो अपनी सेना होती थी वही सेना सुल्तान के लिए लड़ने का कार्य करती थी, और सुल्तान के पास अपनी जो सेना है उसकी संख्या काफी कम होती थी। और ये भी क्या है, जब युद्ध होते थे तो टेम्परेरी तौर पर लोगों को सेना में भर्ती किया जाता था, यानी कि अस्थायी सेना होती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने स्थायी सेना का गठन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक है जिसने स्थायी सेना का गठन किया, और सेना में इसने क्या किया? हुलिया प्रथा भी लागू किया। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं हुलिया प्रथा और घोड़े दागना। तो देखिएगा बोर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जुड़ेंगे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जल्द ही
आपको ये जितनी भी पीडीएफ हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे उपलब्ध करा दी जाएंगी। अभी तो मैं नहीं करा सकता, लेकिन जल्द ही। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी पीडीएफ आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो हाँ, अब मैं अपने क्वेश्चन पर था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? हुलिया प्रथा और घोड़े दागने की प्रथा जारी की। अब ये हुलिया प्रथा क्या है? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि पहले सेना में क्या होता था, स्थायी सेना नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, ऐसे ही अपना नाम लिखवा देते थे और वेतन पा लेते थे। तो इस चीज से छुटकारा के लिए इसने हुलिया प्रथा बनवाई। मतलब चेहरे का जो है, जैसे आज अगर हम फॉर्म भरते हैं, आपने देखा होगा कि फॉर्म भरते में लिखा जाता है कि चेहरे पे कोई कट का निशान है या कोई तिल का निशान है। तो इस प्रकार से जो प्रथा है ये अलाउद्दीन खिलजी के समय शुरू की गई थी। तो चेहरे का जो है निशान इसने लिखवाना शुरू किया ताकि वही बंदे को वेतन दिया जाए जो सेना में भर्ती है। इसके अलावा घोड़े दागने की प्रथा शुरू की। घोड़े दागने की प्रथा इस वजह से थी कि जो सैनिक घुड़सवार सैनिक थे उन्हें पैदल सैनिक से ज्यादा वेतन दिया जाता था। अब इसमें ये करते थे लोग कि क्या करते थे, मान लिया मैं सैनिक हूं, तो मैंने क्या किया, एक घोड़ा किसी से उधार लिया और जाकर मैंने दिखा दिया कि मेरे पास ये घोड़ा है और अतिरिक्त वेतन ले लिया। अब इससे बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों पे ठप्पा लगा दिया कि अगर मेरा ये घोड़ा है तो इसका ये पहचान है, वो वहां दर्ज हो जाएगी और उसी के आधार पर वेतन दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ यहाँ पे आप ये भी नोट करेंगे कि सैनिकों को नगद वेतन देने की जो प्रथा है ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। इससे पहले सैनिकों को नगद वेतन न देकर भूमि का एक भाग दे दिया जाता था, जिससे वे अपनी आजीविका चलाते थे। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए क्या है, वेतन जो है, वेतन क्या है, वेतन घुड़सवार सेना का, ये जो घुड़सवार है उसका वेतन है, ये याद रखेंगे। घुड़सवार का जो वेतन है वो 234 टका है। और अगर वो 2 घोड़े रख रहा है, यानी कि एक घोड़ा वो अतिरिक्त रख रहा है, तो उसे 78 टका और दिया जाता था। ये वेतन वार्षिक है, देखिए एक साल में लगभग 234 टका दिया जाता था। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 19.5 टका के आसपास बैठता है। अगर मैं गलत हूं तो आप कैलकुलेशन कर लियो, ठीक है। और इसमें अगर कोई दूसरा घोड़ा रख रहा है तो उसे 78 टका और एडवांस मिलेगा, ठीक, यानी कि लगभग 312 टका के आसपास 2 घोड़े रखने वाले का वेतन था। जबकि पैदल सैनिक जो है उसका वेतन मात्र 78 टका ही था। तो पैदल सैनिक का वेतन काफी कम है। अब फरिश्ता क्या कहता है? फरिश्ता कहता है कि इस समय घुड़सवार जो सैनिक हैं इनकी संख्या यहाँ पे कितनी है, 4,75,000 है। तो ये आप याद रखेंगे, इस समय जो सेना है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पास जो सेना थी उस समय उसके पास 4,75,000 के आसपास सेना थी। ये घुड़सवार सेना है, पैदल सैनिकों की संख्या अलग है। ये 2 से 2.5 लाख बताई जाती है, ये अनुमान है, ऐसा मतलब इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया। तो ये थी हमारी क्या, ये सैन्य सुधार था। अभी मैंने आपको बताया क्या है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था? बर्नी यहां कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी और इतनी बड़ी सेना को नगद वेतन चूंकि दिया जाता था, तो अगर ज्यादा वेतन दिया जाएगा तो फिर साम्राज्य का जो कोष है वो खाली हो जाएगा। तो इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की ताकि सेना के जो सैनिक हैं वे कम खर्चे पे अपना जीवन यापन कर सकें, ऐसा बर्नी ने लिखा। बर्नी ये भी कहता है कि इस समय ज्यादातर जो दुकानदार हैं ये हिंदू हैं और हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, मतलब उनका शोषण करने के लिए या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। तो बर्नी 2 चीजों का उल्लेख करता है, एक पहला जैसे मैंने बताया है सैनिकों को वेतन देने के लिए और दूसरा हिंदू व्यापारियों को सताने के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए इसकी जानकारी कहां से मिलती है। तो बर्नी की किताब है तारीख ए फिरोज शाही, ये आप इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। बर्नी ने किताब लिखी है तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें हमें बाजार नियंत्रण प्रणाली की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अमीर खुसरो की जो किताब है ये है खजाइनुल फतूह। तो खजाइनुल फतूह जो है, अमीर खुसरो कहता है कि साम्राज्य में खुशी लाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई गई है। तो यहाँ पे बर्नी और अमीर खुसरो के जो मत हैं वे अलग अलग हैं। इसके बाद इसामी ने लिखी है फुतूह उल सलातीन, ये इसामी की करती है फुतूह उल सलातीन, इसमें भी बाजार नियंत्रण की जानकारी मिलती है। और इसके अलावा एक राइटर है इब्न बतूता ने अरबी भाषा में रेहल्ला लिखी, पिछली बार पीजीटी के एग्जाम में भी आया था।
तो रेहल्ला में भी बाजार नियंत्रण प्रणाली की जानकारी मिलती है। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली का जो उद्देश्य है ये मैंने अभी आपको बताया है। देखिए बर्नी क्या होता था, कम खर्चे पे अधिक सेना रखना, ठीक है। इसके अलावा हिंदुओं को दंड देना, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू है, ये बर्नी ने ऐसा लिखा है। जबकि क्या कहता है नसरुद्दीन चिराग, जो एक चिश्ती संत है, मतलब एक चिश्ती सूफी संत है, ये कहते हैं कि प्रजा के हित के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली के अधिकारी, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि दीवान रियासत जो है ये प्रमुख एक मंत्री है, तो दीवान रियासत का गठन किया गया और दीवान रियासत का जो पद दिया गया है किसे दिया गया, मलिक याकूब, मलिक याकूब को ये पद दिया गया था। और दीवान रियासत का कार्य क्या है, व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देखिए एक है सहना ए मंडी। सहना ए मंडी का जो प्रमुख है ये था मलिक कबूल सॉरी। तो मलिक कबूल क्या करता है, दुकानदारों एवं कीमत पर नियंत्रण रखता है। ये दुकानदार जो है और उन्होंने जो कीमत बनाई है उन पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। इसके बाद अगला पद है बरीद मंडी। बरीद मंडी जो है ये गुप्तचर विभाग से संबंधित है। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक व्यवस्था ये भी की थी कि अगर कोई व्यापारी कम तोलता है तो जितना वो कम तोलेगा उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाता था। तो ये बाजार नियंत्रण प्रणाली काफी सख्त थी। आज तक भी भारत में ऐसी नियंत्रण प्रणाली लागू नहीं की गई है, यानी कि कीमतें जितनी कम अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाई गई थी, मतलब कीमतों को कम करने की जो व्यवस्था बनाई थी, देखो कीमतों तो आगे जाके भी इसमें प्रभाव पड़ा है, लेकिन कीमतों को कम करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, ऐसी व्यवस्था ना तो इससे पहले किसी ने बनाई थी ना फिर इसके बाद किसी ने ऐसी व्यवस्था को बनाया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो टैक्स वसूलने की दर क्या थी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत प्रणाली लागू की। मसाहत, ये यहां पे लिखा हुआ मसाहत प्रणाली। मसाहत प्रणाली है क्या, मसाहत प्रणाली क्या होता है कि इससे पहले जो जमीन थी बिना जमीन के नापे ही टैक्स की दर वसूल की जाती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा टैक्स वसूला नहीं जाएगा। आप सबसे पहले जमीन की माप करो और माप करने के बाद आधा %, मतलब मान लिया सपोज करो 10 बीघे किसी के पास जमीन है, तो 5 बीघे जमीन का जो वो है, मतलब 5 बीघे जमीन की जो पैदाइश है वो आप मुझे दो। मुझे का मतलब अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो टैक्स की दर है वो 50% है। और एमबीटी के समय भी टैक्स की दर 50% ही थी। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ये दो ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने टैक्स की दर कितनी निर्धारित की, 50%। और कहीं कहीं तो ये भी उल्लेख है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 80% तक भी टैक्स वसूला है, लेकिन 50% वाला एग्जाम में ज्यादा आया है, आप ये ही याद रखेंगे। 50% जो है टैक्स की दर थी। और मसाहत प्रणाली किसने लागू की, अलाउद्दीन खिलजी। मसाहत प्रणाली मतलब क्या करना है, भूमि की नाप। तो आप यहां लिख सकते हैं भूमि की नाप, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने नए नए कर भी लगाए। अब टैक्स कैसे कैसे से देखिए, घरी कर। घरी कर मतलब घर टैक्स, जैसे आज भी सरकार के द्वारा जो है होम टैक्स लिया जाता है, सॉरी, तो ऐसे ही घरी कर है। इसके अलावा चराई कर, यानी कि जो खेत खलियान ऐसे खाली पड़े थे उसमें जो पहले गाय को भैंसों को ऐसे खुले में चराया जाता था, तो चराने का भी टैक्स लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, चराई कर भी लागू किया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया, खुम्स। खुम्स होता है लूट का माल, लूट का माल। तो खुम्स क्या है, ये है लूट का माल। तो लूट के माल में पहले क्या होता था, देखिए जो सेना लूटती थी, मतलब जिस इलाके में सेना जो है जीत जाती थी और उसके बाद उस क्षेत्र को लूट लिया जाता था, तो इसमें पहले ये था नियम इस्लाम धर्म में कि लूट का 80% सैनिकों को मिलेगा और 20% जो भाग है वो सुल्तान के पास जाएगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी, ये दोनों क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। ये 20% सैनिकों को देते हैं और 80% अपने पास रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि 4/5 हिस्सा यानी कि 80% इसने लिया और 20% किसे दिया, सैनिकों को। तो अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी दोनों के द्वारा यही जो है प्रणाली विकसित की गई थी। इसके अलावा क्या किया, इसने एक और पद बनाया, इसका नाम था दीवान ए मुस्त खराज।
दीवान मुस्खराज क्या है? जिन लोगों पर बकाया रह गया उस बकाये को वसूल करने के लिए ये पद बनाया गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, बकाया राजस्व वसूलने के लिए, यानी कि जिस पे जो टैक्स रह गया है उससे वो टैक्स वसूलने के लिए पद बनाया गया था। अब अगर मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य कला के विषय में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के पास एक मीनार बनाई थी जिसे अलाई मीनार कहा जाता है। ये अलाई मीनार कुतुब मीनार से भी ऊंची बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बीच में ही मृत्यु हो गई थी। तो आज भी कुतुब मीनार के पास ये इमारत है, अधूरी इमारत है, यानी कि ये कंप्लीट नहीं हो पाई। और इसी अलावा जहां ये कुतुब मीनार है, यहीं पे एक दरवाजा बनाया गया जिसे अलाई दरवाजा कहा गया। और इसी अलाई दरवाजे में क्या हुआ, भारत में पहला गुंबद निर्माण की जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत हुई थी। तो मैं जल्द ही आपको ये जो जगह है या स्थापत्य जो कला है, स्थापत्य कला को मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और स्थापत्य कला किस प्रकार की बनी हुई है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा जल्द ही, जैसे ही हमारे पास अच्छा मैप आ जाएगा। इसके बाद ये जो है ये 4 सेनापति मैंने आपको बता दिए। और ये क्या है देखिए, अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण में है। तो ये था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।